देखिए, आपकी जैसे घर के प्रति आपका दायित्व है, जी। वैसे ही आपका समाज के प्रति भी दायित्व है। सबसे पहले आप अपना घर सँभालोगे। हुँ। घर सँभालने के बाद में आपको समय मिलता है या आपके पास धन बचता है, तो आप समाज के लिए लगाइए। समाज के बाद में अगर आपके पास कुछ समय और धन मिलता है, तो फिर आप वो सभी के लिए लगाइए कि मैं जो कुछ कमाता हूँ, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा गरीबों के लिए और समाज के लिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसके लिए भी कुछ करूँ। मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, कम है, ज़्यादा है, वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि जो भी है, उसमें संतुष्टि का भाव ज़रूर है मुझे। ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन अगर समाज के लिए वो कुछ भी करे, थोड़ा बहुत कर सके, तो उसमें भी व्यक्ति को संतोष करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने की खुद से और लोगों से प्रेरणा लेते रहनी चाहिए। हमारी अगरबंधु सीरीज़ के कई एपिसोड्स में हमने आपको जिन शख्सियतों से मिलाया था, उनके जीवन की जो बहुत सारे जो है सीख लेने वाली जो किस्से हैं, वो आप सभी को मुतासिर करती रहेंगी। और आज अगरबंधु सीरीज़ के हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, आखिरी एपिसोड्स में आ चुके हैं। और आज भी मैं आपको एक ऐसे ही जो है अगरबंधु से मिलवाने वाला हूँ, जिनकी कहानी आपको उन लोगों के कहानियों के जैसी ही प्रेरणा देगी, जिनका हमने आपसे मुलाकात करवाया था। मैं बात कर रहा हूँ संदीप जी अग्रवाल की, जो इस वक़्त हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। मैं इनको किस तरीके से जानता हूँ अगर मैं बताऊँ तो ये बीजेपी में इस समय सक्रिय रूप से भाईंदर ईस्ट में जो है अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, तब से मैं इनको देख रहा हूँ। और आज अगरबंधु सीरीज़ के सिलसिले में बड़ा अच्छा मौका मिला इनसे बात करने का। तो आइए हम आपको ले चलते हैं संदीप जी के पास और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं, उनके जीवन की कुछ खास रोचक बातें आपको बताते हैं उनकी ज़ुबानी। तो सबसे पहले संदीप जी आपका हमारे अगरबंधु सीरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू करूँ, उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा बुनियादी तौर पर संक्षेप में अपने बारे में बताइए, जिससे मैं आपसे सवाल-जवाब अच्छे से कर पाऊँ और दर्शक आपको समझ पाएँ। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये अग्रबंधु की सीरीज़ बनाई, लोगों को अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से ये आप धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक बात है मुझे मेरे बारे में बताने की, तो देखिए 11 जून 1994 1994 को मैंने मुंबई में आया। उसके पहले मैं 1-2 बार मुंबई आ चुका था, मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स रहते थे। जब मैं 1-2 बार मुंबई आया तो तभी से मेरा एक सपना था कि मैं भी बड़ा होके जब मेरी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो जाए, तो मैं मुंबई आऊँ। और उसी सपने को संजोए हुए मैं लगातार प्रयास किया। मैंने मेरी ग्रेजुएशन राजस्थान में नवलगढ़ एक कस्बा है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, वहीं पे मेरी शिक्षा हुई और 11 जून 1994 को मैं स्थापित होने के लिए ये दृष्टि से यहाँ पे आया कि शायद मुझे अभी मुंबई रहना है। यहाँ पे आने के बाद में मुंबई पहले जब आए तो देखने में बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन जब आया तो यथार्थ से परिचय यहाँ पे आने के बाद हुआ और ऐसा लगा कि नहीं, जीवन जब अपन यथार्थ में आते हैं तो पता चलता है कि जीवन जीना कितना मुश्किल है, संघर्ष का कैसे करना पड़ता है जीवन को अपने आप को सेटल करने के लिए, कैसे व्यक्ति को मेहनत, ईमानदारी, नीति, नियत सबसे काम करना पड़ता है, वो यहाँ पे आने के बाद पता चला। तब से मैं आज लगभग 29 साल हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। तब से जैसे भी यात्रा, छोटी-मोटी यात्रा मैं उसको कहूँगा कि मेरी रही और वो मैं अपनी यात्रा से संतुष्ट हूँ। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन अगर समाज के लिए वो कुछ भी करे, थोड़ा बहुत कर सके, तो उसमें भी व्यक्ति को संतोष करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने की खुद से और लोगों से प्रेरणा लेते रहनी चाहिए। राजस्थान में आप कहाँ से हैं? राजस्थान में झुंझुनू जिले में एक कस्बा है नवलगढ़, हुँ। वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और मेरा जन्म भी नवलगढ़ में ही हुआ और मेरी शिक्षा वगैरह ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी मेरी वहीं पे हुई। थोड़ा एकेडमिक लाइफ़ के बारे में, अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में कुछ बताएँगे? विद्यार्थी जीवन में मैं ये तो नहीं बोल सकता आपको कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर और बहुत बड़ा वो था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और उस समय पे बहुत ज़्यादा सुविधाएँ भी नहीं हुआ करती थी और पढ़ाई पे उतना फ़ोकस भी नहीं था, लेकिन फिर भी थ्रू आउट करियर मैं कभी फेल नहीं हुआ और एक मिडिल स्टूडेंट जिसको आप एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं, वैसी मेरी पढ़ाई रही। फैमिली के बैकग्राउंड की अगर अपन बात करें तो हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और आज भी मैं एक यही समझता हूँ कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही हूँ और मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत कुछ सोचना, समझना, दिखाना पड़ता है क्योंकि न वो
लोअर क्लास में जा सकता है ना वो अपर क्लास में जा सकता है। तो उसके साथ में एक बहुत बड़ी दुविधा हमारे समाज में मैंने देखी है। तो हमारा घर हमेशा से मध्यम वर्गीय परिवार था। हम 2 भाई और 1 बहन हैं, माँ बाबू जी, और अभी भी भाईंदर में हम लोग पूरा परिवार एक संयुक्त परिवार के रूप में साथ में ही रहते हैं। और लोगों को मैं देखता हूँ कि आजकल एकल परिवार का जो लोगों के सामने एक आ रहा है कि व्यक्ति को अकेला जीवन जीना है, लेकिन मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करता। मेरे हिसाब से संयुक्त परिवार में जो आनंद या जो रहने का मजा है वो एकल परिवार में नहीं। जब आप बड़े हो रहे थे तो उस समय एक मध्यम वर्गीय परिवार में किन-किन परेशानियों का आपने सामना किया था? मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार आगे बढ़ने के लिए किन-किन परेशानियों का सामना करता है? आपने कैसी परेशानियों का सामना किया था? देखिए कैसा है, मध्यम वर्गीय परिवार में परेशानी नहीं थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं थी। हुँ, हमारे पास कोई धन का संग्रह नहीं था। हाँ, हमारे पास कोई धन नहीं था जी। कि हम कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना हो, 10 लाख रुपए का खर्चा तो हम लोग कर सके, वो हमारे पास नहीं था। लेकिन हमारे पास किसी चीज़ की ऐसा कमी नहीं थी कि अपन खाना नहीं खा सके या कपड़े नहीं पहन सके, वो नहीं था। लेकिन हमारे पास बहुतायत नहीं थी धन की। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से निकल के, क्योंकि हमारे बाबूजी की वहाँ पे एक किराने की दुकान हुआ करती थी, हुँ, और मुझे किराने की दुकान पे बैठना, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था। हुँ, मुझे ऐसा लगता था कि एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है, मुझे इसमें नहीं जाना है। मैं शहर में जाके शायद प्रयास करूँ, शायद कुछ मुझे हासिल हो जाए, कुछ मिल जाए। पढ़े लिखे थे आप। हाँ, ग्रेजुएशन मैंने करी थी और वो करके मैं बॉम्बे आ गया, और तब से अनवरत यहाँ पे जो भी जीवन चक्र है वो चालू है। ग्रेजुएशन किसमें किया था सर? कॉमर्स से मैं ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम। बीकॉम। कौन से कॉलेज से? ये सेठ जीबी पोद्दार कॉलेज है, जो मुंबई में ही रहते हैं। सेठ ज्ञानीराम बंशीधर पोद्दार कॉलेज जिसको कहा जाता है, हुँ, उस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। हमारे कॉलेज में तीनों फैकल्टी में मास्टर डिग्री थी, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। और कभी नवलगढ़ जाने का मौका मिले तो आज भी वो इमारत एक वहाँ से हजारों, लाखों की तादाद में मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स निकल के देश के ऊँचे-ऊँचे पदों पर पहुँचे हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे उस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे कॉलेज का मैं भी विद्यार्थी रहा। उसी में से एक आदमी आज हमारे साथ बैठा है। नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ का सौभाग्य है कि उस कॉलेज में से जहाँ पे इतने बड़े-बड़े ओहदों पे लोग जाके बैठे, मैं भी उस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग इस देश के उसके ट्रस्टी हैं, वो मेरे लिए बहुत एक सम्मान की बात है। मुंबई कब और क्यों आना हुआ? मुंबई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा एक सपना था कि अपन शहर में जाके, क्योंकि गाँव में मुझे ऐसा लगता था कि उतनी अपॉर्चुनिटी 30 साल पहले नहीं थी। आज तो गाँव में भी अपॉर्चुनिटी लोगों को काम करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए मिलती है। लेकिन जब भी हम लोग गाँव में थे, उस समय गाँव में इतनी सारी फैसिलिटीज़ और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं घर में से एक व्यक्ति को निकल के बाहर जाके अपनी ट्राई करनी चाहिए। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैं जब बॉम्बे में घूमने के लिए आया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये एक ड्रीम सिटी है। हुँ, यहाँ पे मुझे मुझे भी बॉम्बे सेटल होना है। तो वही सपने को लेके मैंने मुंबई में, आपको बताया, 11 जून 1994 को हुँ। यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए मैं आया। मुंबई आने के बाद आपको किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जीवन कैसा था? संघर्षमय था कि कुछ आसानी थी? क्या-क्या कठिनाइयाँ सामने आई और कैसे उनसे आप जो है मुतासिर हुए? कैसे उनसे आपने निपटान किया? देखिए, मुंबई जब आए तब तो ऐसा लगा कि ये तो बहुत सुंदर सिटी है, लेकिन जब यथार्थ से सामना हुआ तो काफ़ी संघर्ष भरी कहानी भी रही। कुछ एक आध किस्से बताइए ना सर। देखिए, हम लोग कालबा देवी में रहते थे, हाँ। और कालबा देवी में गद्दी सिस्टम हुआ करता था। हमारे यहाँ पे रहने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम यहाँ पे आए, उसके बाद में किसी के सहयोग से हमको एक गद्दी में रहने का आसरा मिल गया। हुँ, तो हम लोग वो गद्दी में रहने लग गए। गद्दी में रहे तो जब गाँव में आए तो सब कुछ काम रेडी मिलता था। हुँ। माँ थे, बाबूजी थे, सब, तो हमको इतना देखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आए तो खाना ढाबे में खाना, जिसको हम लोग बासा बोलते हैं, और उसमें वहाँ पे खाना खाना, खुद कपड़े धोना, सोने की जगह भी व्यवस्थित नहीं मिलती थी कि एक छोटी-सी जगह में 4-4 जन को सोना पड़ता था। अच्छा वैसा दौर भी देखा। वो दौर में हमने 12 महीना, 1.5 साल तक हमने वो दौर में रहे, गद्दी में रहे हम लोग। हुँ, फिर 96 के स्टार्टिंग में हम लोग भाईंदर में आ गए। हुँ, तो उस समय क्या हुआ, हमारी एक मौसी के लड़के भी हमारे पास में यहाँ पे साथ में रहते थे। हुँ, तो हम लोगों ने, दोनों ने मिलके किराए का घर लिया हुँ, भाईंदर पश्चिम में। हुँ, और शायद मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, कुछ 700-800 रुपया उसका किराया हुआ करता था। लेकिन उस ज़माने में 700-800 रुपए भी महीने का निकालना एक बड़ी बात हुआ करती। हुँ,
तो किराए के फ्लैट में रहे। फिर उसके बाद में एक दूसरे 60 फीट रोड पे शास्त्री नगर में एक किराए के फ्लैट में रहे। उसके बाद में थोड़ा बहुत धन इकट्ठा हुआ तो एक स्टेशन रोड पे ही एक खुद का मकान छोटा-सा हम लोगों ने लिया। वो मकान लिया तब तक हमारा ये जो कहानी चल रही थी ये पूरी संघर्ष की कहानी थी। जॉब करते थे, सुबह जाना। और बैचलर लाइफ में क्या हो गया कि बैचलर लाइफ में मैं बीच में आपको कहना चाहूँगा, बैचलर लाइफ में माँ-बाबूजी गाँव में रहते थे, परिवार पूरा गाँव में रहता था, भाई-बहन सब गाँव में रहते थे। तो सुबह उठना पड़ता था, टिफ़िन बनाना पड़ता था, टिफ़िन लेके जाते थे, रात को आता था, फिर रात को फिर हम लोग खाना बनाते थे, फिर रात को 12-1 बजे सोते थे, सुबह फिर 7 बजे उठ के 9 बजे की ट्रेन पकड़नी रहती थी ऑफ़िस जाने के लिए। तो वो जो दौर था, तो वो बहुत संघर्षमय भी था और साथ में ये पता भी चला कि एक्चुअल में जिया कैसे जाता है, जीवन यापन के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। और वो मेरे दौर को मैं हमेशा याद भी रखता हूँ कि अगर आदमी को वो तपस्या से गुज़रना नहीं पड़े, तो वो आगे भी नहीं बढ़ सकता है। किस कंपनी में या कहाँ पे जॉब करते थे आप? मैं बॉम्बे रेयन फैशंस लिमिटेड करके कंपनी थी, उसमें मैंने 1995 से लेके और 2011 तक, आई थिंक 2010 तक, 16 साल। हाँ, 15 साल, फ़रवरी 2010 तक मैंने एक सिंगल कंपनी थी, वहाँ पे मैंने काम किया, जॉब किया। और उसके बाद में मुझे कहीं न कहीं लगा कि नहीं, मुझे अब शायद खुद के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी थी और सैलरी वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी, लोग भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पे मन में एक कसक थी कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ, और यही सोच के फिर मैंने जॉब छोड़ा और खुद का काम करने की सोची और खुद का काम शुरू किया। उसके बाद व्यवसाय में जब आप आए, तो व्यवसाय में आपने क्या व्यवसाय चुना? उस व्यवसाय में कठिनाई आपको क्या मिली? देखिए, उस टाइम पे हमने सबसे पहले वहाँ से जब हमने क्विट किया, हुँ, तो मैंने 2 काम पकड़े थे। एक शेयर मार्केट का काम और एक कपड़े का काम। हुँ, ये 2 काम हमने पकड़े कि कपड़े का काम करते उसमें हम लोग रेडीमेड शर्ट्स बनाते थे। हुँ, तो एक उपक्रम हमने चालू किया था पार्टनरशिप के हिसाब से, हुँ, और एक शेयर मार्केट का हमने फ्रेंचाइज़ी ली थी, उसका काम हमने चालू किया। हुँ, वो काम 2020 तक चला। 2010-11 से लेके 2020 तक वो काम चला और उसके बाद में इन बिटवीन मेरा राजस्थान के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड और माइनिंग से रिलेटेड थोड़ा काम करने का मेरा इच्छा था, वो धीरे-धीरे वहाँ पे मेरा काम सेट होता गया। हुँ। तो वो शेयर मार्केट और कपड़े के काम को वहाँ पे कम तवज्जो देके और मैंने उस काम के लिए ज़्यादा प्रयास किया, और आज भी मैं राजस्थान में रियल एस्टेट बिज़नेस से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे छोटे-मोटे प्रकल्प जो है वो मैं करता हूँ और वो आज भी मेरा कार्य राजस्थान में चल रहा है। आपको लगता है कि आप कामयाब हैं? नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता मैं कामयाब हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर संतोष है कि मैं जो कुछ कमाता हूँ, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा गरीबों के लिए और समाज के लिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसके लिए भी कुछ करूँ। मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, कम है, ज़्यादा है, वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि जो भी है, उसमें संतुष्टि का भाव ज़रूर है मुझ में। सर एक सवाल है, बहुत ही पेचीदा सवाल है कि जब मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मैं भी ये सोचा करता हूँ कि मुझे ख्याति मिले। हुँ, कोई आदमी अगर जॉब कर रहा है, तो ये सोचा करता है कि वो अपनी इच्छाएँ पूरी कर सके। हुँ, जब आप पैसा कमाने को जाते हो, तो हुँ। आप क्या सोच के पैसा कमाते हो कि मैं पैसा क्यों कमा रहा हूँ? नहीं, देखिए, पैसा कमाऊँ मैं खुद किस पे, उद्देश्य के साथ आप करते हैं? उद्देश्य ये है उसमें बेसिक, देखो, व्यक्ति पैसा कमाता तो हर व्यक्ति ये सोचता है वो अपने परिवार को सुख दे, अपने घर को सुख दे, अपने बुजुर्गों को सुखी रखे और साथ ही साथ समाज के लिए भी कुछ करे, उसका सामाजिक दायित्व है। पहले आप अपने घर परिवार का करो, उसमें से आपके पास अगर कुछ धन बचता है, तो कुछ समाज के लिए करो। कुछ लोग वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ कर पाओ। बहुत सारे जन मेरे यहाँ पे आते हैं जिनके वो फीस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, कई बार मेडिकल हेल्प की ज़रूरत रहती है, तो मैं प्रयास करता हूँ उनके लिए करने की, अपने पास से भी और लोगों के पास से भी, किसी को बोल के भी कुछ उनका भला हो जाए, ऐसा करने का मैं प्रयास करता हूँ। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा समाज सेवक हूँ, लेकिन किसी की पीड़ा देख के मुझे मन में दर्द ज़रूर होता है, मुझे पीड़ा ज़रूर होती है और मैं कोशिश, मेरा प्रयास ये रहता है कि उसके लिए मैं कुछ करूँ। मैं कितना कर पाता हूँ ये तो मैं नहीं बता भी नहीं सकता आपको, और वो बताया हुआ सही भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास करता रहूँगा कि किसी के लिए कुछ कर पाऊँ तो ज़रूर करूँ। कामयाबी और सफलता के मायने क्या है? उसका डेफिनेशन क्या है आपके लिए? कामयाबी का सबसे बड़ा मायना मेरी नज़र में है कि संतुष्टि। आप संतुष्ट हो मतलब आप कामयाब हो। बाकी तो आप भले ही आपकी कितने जेब में पैसा ना हो। ना हो, पैसा बहुत जगह पे मैटर करता है लेकिन सब जगह पे मैटर नहीं करता। समझो आपने 1500 करोड़ रुपया कमा लिया तो फिर क्या आप कामयाब हो जाओगे? पैसे से मेरे हिसाब से कामयाबी
को पैसे के खाली एक उसमें तराजू में तोलना वो नहीं है। और दूसरी एक चीज़ और भी है, एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए में भी संतुष्ट है और एक व्यक्ति 1000 करोड़ में भी संतुष्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली तो आपने काम ऐसे है। लोगों को देखा है? हाँ, देखे हैं बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे पैसा है उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है और एक व्यक्ति है जो थोड़े में भी संतुष्ट है। तो कामयाबी की तो कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते। कामयाबी बहुत ऊपर आप चले जाओ तो भी आप कामयाब अपने आप को नहीं मान सकते और थोड़े में भी अपने आप को कामयाब मान सकते हो कि ठीक है। सर हमारा इतना थोड़ा 5-8 मिनट का संवाद तो हो ही गया। इसमें कहीं भी आपने धार्मिकता का आप जो है ज़िक्र मतलब एक राजस्थानी हो और वो धार्मिक कार्यक्रमों से ना जुड़ा वैसा हो नहीं सकता। पर धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में बताइए ना आपके। देखिए, धार्मिक कार्यक्रमों में तो अपने मेरा भाईंदर को तो धर्मनगरी भी अगर कहा जाए तो अनुचित आपका नहीं क्या होगा। योगदान है? नहीं, मेरा योगदान की बात तो ये है साहब, मैं तो सभी जितने भी मंडल और धार्मिक संस्थाएं हैं, मुख्य रूप से सभी में कहीं न कहीं पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ और उनका सहयोगी भी रहा हूँ। धार्मिक प्रोग्राम होने चाहिए, उसके साथ-साथ में मैं एक छोटी-सी बात और कहना चाहूँगा, उसमें जोड़ना चाहूँगा कि धार्मिक कार्यों के साथ-साथ सभी संस्थाओं को सामाजिक कार्य और गरीबों के लिए भी कुछ कार्य उसमें ऐड ऑन और करने चाहिए। बहुत सारी संस्थाएँ करती भी है और वो धन्यवाद की पात्र हैं कि वो धार्मिक कार्य के साथ-साथ गरीबों के लिए अन्नदान वगैरह है, मेडिकल कैंप वगैरह है, वो करती भी है। बहुत सारी संस्थाएँ गरीब बच्चों की फीस भरती है। तो सभी संस्थाओं को मैं चाहूँगा कि धार्मिक कार्यक्रम के साथ-साथ कुछ अपने उसमें से राशि निकाल के और वो गरीबों के लिए भी कुछ कार्य करें। सर आपके मन में समाज सेवा करने का रुझाव कब आया कि चलो अब थोड़ा समाज को भी देते हैं? ये विचार कब आया और आप कब समाज सेवा करना शुरू किया आपने? देखिए, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन पिछले 20 से अधिक वर्षों से ये समाज सेवा का भाव मुझ में है और समाज सेवा का भाव तो हर व्यक्ति में होना चाहिए। देखिए, आपकी जैसे घर के प्रति आपका दायित्व है, जी। वैसे ही आपका समाज के प्रति भी दायित्व है। सबसे पहले आप अपना घर सँभालोगे। घर सँभालने के बाद में आपको समय मिलता है या आपके पास धन बचता है तो आप समाज के लिए लगाइए। समाज के बाद में अगर आपके पास कुछ समय और धन मिलता है तो फिर आप वो सभी के लिए लगाइए। अपने कुछ सामाजिक योगदानों और सामाजिक कार्यों के बारे में दर्शकों को बता सकेंगे जो आप कर रहे हैं? देखिए, इस एक बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए बस। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सामाजिक कार्यक्रम और योगदानों के बारे में किसी को बताना चाहिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझसे किसी के लिए भी अगर कुछ बन पड़ता है तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैं नहीं बोलता कि मेरी बहुत बड़ी कुछ अ, स्थिति परिस्थिति है, लेकिन जो भी स्थिति परिस्थिति है, मैं उसमें कुछ भी योगदान अगर किसी का कर पाता हूँ, तो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। मुझे ऐसा सूचना मिली है मुझे कि भाईंदर की जो शमशान भूमि है, वहाँ पे आपका कुछ विशेष योगदान रहता है। ये भाईंदर की शमशान भूमि में मैं परित सेवा संघ उसको संचालित करती है और काफ़ी वर्षों से, मेरे हिसाब से पिछले 25 से अधिक वर्षों से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे स्वर्गीय श्री गोपाल जी शर्मा उसके संस्थापक अध्यक्ष थे और उन्हीं ने मुझे प्रेरित किया परित सेवा संघ से जुड़ने के लिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत वो थे जिन्होंने मुझे प्रेरित किया उससे जुड़ने के लिए। और वहाँ पे अपन जाते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा आती है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी की भी अंतिम यात्रा वहाँ पे आए, तो उसको वहाँ पे तो कम से कम किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहाँ पे उसको साफ-सफाई मिले, लकड़ी की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, साफ स्वच्छ पानी मिले, बैठने के लिए अच्छी जगह मिले, उसको वहाँ पे पंखे मिले, लाइट मिले और साथ ही साथ में हमने वहाँ पे एक सामग्री भंडार जो है, वो भी वहाँ पे रखा है जो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चलता है। और अगर वहाँ पे उसमें भी अगर किसी के पास पैसा नहीं रहता है, अंतिम विधि करने के लिए, ऐसे परिवार में कोई रहे कि उनके पास अंतिम विधि के अगर 1000 2000 रुपए, 2500 रुपए जो लगते हैं सामान वगैरह के, जो भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन लगभग 1500 2000 रुपए का जो सामान आता है, अगर वो नहीं है, तो हमने वहाँ पे संस्था में ये बात बोला हुआ है कि आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सामान दीजिए और उससे पैसा लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत बड़ी बात है सर। सर आपका ये 30 सालों का आपका मुंबई में संघर्ष है, 25 सालों का जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो, और उसके पहले राजस्थान का इतना आपका संघर्ष है, आपका एक दौर है। इस पूरे आपके दौर में आपका एक सबसे अच्छा दोस्त, आपका एक सबसे अच्छा हमसफर, आपके इस राह में आपका साथ देने वाला आपका सबसे अच्छा साथी कौन है? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, घर की अगर मैं बात करूँ, तो मेरा छोटा भाई है, वो लक्ष्मण है। हाँ। वो मेरा सबसे बड़ा साथी है। वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरी ताकत है और वो हमेशा हर काम में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। मैं तो उसको यही कहूँगा कि वो मेरे लिए तो आज के इस युग का लक्ष्मण है। और बाकी तो सार्वजनिक जीवन में और बाहर के जीवन में तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। मैं तो यही आप लोगों को कहना चाहूँगा
कि अगर अपन अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। सभी आपके लिए, आप किसी के लिए खड़े रहोगे, तो मैं किसी एक आध की बात नहीं करता, वो लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और कभी भी कुछ कार्य करो तो उससे आशा करके मत करो। आप ये मत सोचो कि आपने किसी के लिए किया तो वो आपके लिए कुछ करेगा, ये मत विचार रखिए। फिर आपको कहीं पे कुछ जीवन में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जॉब करना ठीक था, व्यवसाय करना ठीक था, धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़ना भी ठीक था, सामाजिक कार्यक्रम करना भी ठीक था। राजनीति में क्यों आए? इसमें क्या आपका मतलब रुझाव आ गया? ज़रूर आपने अच्छा सवाल किया है और इसका मैं जवाब भी देना चाहूँगा। ये सवाल मुझसे कई जन करते भी हैं और इवन ये सवाल मुझसे मेरे घरवालों ने भी किया है। तो उसका भी मैं आपको एक जवाब देना चाहूँगा। क्या होता है, जब अपन समाज सेवा करते हैं ना, हुँ, तो कई बार अपने को समाज के ही कुछ कार्यों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। निर्भर क्यों रहना पड़ता है? अगर आपको समझो, एक छोटी-सी बात बताता हूँ, एक पुलिस स्टेशन से परमिशन लानी है या बीएमसी से परमिशन लानी है, कोई धार्मिक कार्य आपको करना है, कोई कई प्रकार के कार्य रहते हैं जो समाज को जिस कार्य की ज़रूरत रहती है, उसके लिए आपको, अभी समझो आपने मुझे कोई कार्य बताया, वो कार्य मैं खुद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा वो कार्य करवाने के लिए। अगर अपन राजनीतिक जीवन में आते हैं और अपने को राजनीतिक जीवन में कोई पद मिलता है, तो उस कार्य को करवाने के लिए अपने को किसी और के पास की ज़रूरत जाने की ज़रूरत नहीं है। उस कार्य को उस व्यक्ति का हम खुद कर सकते हैं। वहाँ पे जाके उस व्यक्ति के लिए हम लोग खुद खड़ा हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग खुद न्याय माँग सकते हैं। उसका जो भी कार्य है वो कार्य करने की हम लोगों के पास खुद के पास क्षमता आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कहीं और जाने की व्यवस्था है उसको दूर किया जाए। अपन ही क्यों नहीं, समाज के अंदर अगर हम लोग हैं तो हम ही आगे आएँ, हम ही लोग समाज का काम करें। ये उद्देश्य है आपका। यस, ये मेरे हिसाब से मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि अपने को किसी और के पास नहीं जाना पड़े, कि वो समाज का कार्य हम लोग खुद स्वतः से कर सकें, किसी और के पास उसके लिए नहीं जाना पड़े। समझो उसके आगे भी किसी के पास जाना पड़े तो एक पद देखिए। वैसे तो समाज सेवा और कार्य करने के लिए मैं ये भी मानता हूँ साथ में कि पद की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर समाज का व्यक्ति राजनीति में आगे नहीं आएगा तो फिर राजनीति में कौन आगे आएगा? आज यहाँ पे मेरा बैंदर में कम से कम 5 से 6 हजार परिवार अग्रवाल परिवार है, तो अग्रवाल परिवारों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राजनीति में भी वो लोग आने चाहिए। इतने धार्मिक संस्थाओं में वो लोग आगे हैं, इतने सामाजिक कार्यक्रमों में वो आगे हैं। हर चीज़ में अग्रवाल परिवार जो है वो आगे से आगे आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर फील्ड में मिलेंगे, हर क्षेत्र में मिलेंगे। चंदा देने की बात हो, कोई भवन बनाने की बात हो, कुछ और कोई धार्मिक कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, यहाँ पे मेरा भाईंदर में आपको हज़ारों अग्रवाल मिल जाएँगे जो हर चीज़ हमेशा समाज के साथ में और सब चीज़ों के साथ में खड़े हैं। तो राजनीति में क्यों नहीं? क्यों नहीं आना चाहिए राजनीति में? मैं तो कहता हूँ और बहुत सारे अग्रवाल परिवारों को निकल के, अग्रवाल भाइयों को निकल के राजनीति में आना चाहिए। भाइयों को, बहनों को, सभी को राजनीति में आना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम राजनीति में पीछे क्यों? हमारा प्रतिनिधित्व बनता है। 1000 स्वार्थियों के बीच में हाँ, क्या एक दिलदार हरिश्चंद्र जिंदा रह पाएगा? प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास तो करना चाहिए, ये सवाल है मेरा आपसे। तो प्रयास तो करना चाहिए। वो जिंदा रह पाएगा या नहीं पाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन वो उसके डर से क्या मैं अपना प्रयास छोड़ दूं? प्रयास तो करना चाहिए। सफलता को आप हासिल करोगे, पहले दिन ये सोच लोगे कि मुझे सफलता हासिल होगी या नहीं। प्रयास निरंतर करते रहो, फिर सफलता कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और इस बात का मैं फर्म बिलीवर हूं कि सफलता, अगर आप कर्म करते रहोगे तो कभी ना कभी सफलता देर सवेर आपके पास जरूर आएगी और वो चल के आएगी। संदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, आपने जॉब भी किया, आपने व्यापार भी किया, दुनिया भर की दुनियादारी भी की है, अभी भी कर रहे हैं, मगजमारी भी की है, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जो हमारे युवा लोग हैं मेरे उम्र के और बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके परिवार की माली हालत बहुत खराब है और जब जॉब करने जाते हैं तो पहले जैसे सेठ भी अब नहीं रहे, अब सब बाबू बन गए हैं, सेठ तो नहीं है कोई। वो उनको एक्सप्लॉइट करने का सोचता है, उनको किस तरीके से उससे काम और मेहनत करवा के वो खुद पैसा कमाए वो सोचता है। ऐसे युवाओं को जो संघर्ष कर रहे हैं, आप उनको एक मैसेज क्या देंगे, एक संदेश क्या देंगे जीवन के लिए? मैं तो उन्हें यही कहूंगा कि अपने कर्म में लगे रहो, निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। हर व्यक्ति मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन मुकेश अंबानी बने ऐसा नहीं है। आप कर्म करते रहो, आप एक दिन निश्चित रूप से, अगर सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से आपने कर्म किया है तो एक न एक दिन आप जरूर सफल व्यक्ति बनोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा और काफी आगे बढ़ाने का मेरा मन था,
लेकिन क्या करें, मोबाइल में भी स्टोरेज नहीं है और आपके पास भी शायद उतना टाइम नहीं है, लेकिन आगे हम फिर आपसे बात करेंगे। इतनी अच्छी बातें आपने बोली और इतना अच्छा वक्तव्य आपका रहा और इतनी सुंदर वाणी से बिना रुके और बिना कहीं भी कुतलाए आपने इस तरीके से अपनी जो है विचारों को शब्दों का रूप दे करके यहाँ पर रखा है सरल वाणी में। ये सचमुच में सुनने वाले को समझ में आएगा, प्रेरणा लेने की बात तो बाद में, पहले समझ में आएगा। और इससे ये एक चीज और समझ में आएगी कि अगर आप नौकरी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, नौकरी करके भी आप आगे चल करके व्यापार कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और संदीप जी की इस पूरे इंटरव्यू में मुझे एक चीज जो इनसे सीखने को मिली कि हर बार इंसान को दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, कभी कभी उसको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, और जब वो अपने लिए कुछ करे उसके बाद फिर उसको दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। मतलब उसको पहले परिवार स्थापित करना चाहिए और फिर समाज में भी जाके योगदान देना चाहिए। जैसा कि आप सब मीरा भाईंदर अगर में रहते होंगे तो आपने संदीप जी के योगदान को भली भांति देखा होगा, परखा होगा। आशा करता हूं कि आप जो भी देख रहे हैं आप सभी को प्रेरणा मिलेगी और आप इस इंटरव्यू को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे और 10 लोगों को दिखाएंगे भी। इसी के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं राम, और हाँ, अग्रबंधु सीरीज आज भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन हम फिर आएंगे आपके पास किसी बहुत बड़े अग्रवाल अग्रबंधु को लेकर के। धन्यवाद।